इसी बात को अगर हम कनेक्ट करना चाहें कि ये फैन ही तो चलाना था या एसी तो चलाना था, तो लाइट गिरती है, हालांकि लाइट गिरती नहीं है, लाइट कहां जाती है ऊपर की तरफ, बिजली जो कड़कती है उससे क्यों नहीं चलानी है सर, क्योंकि वो कैसा है अनकंट्रोल्ड फ्लो है। कैसा फ्लो है अनकंट्रोल्ड, नहाना है सर बाढ़ के पानी में नहा लेंगे क्योंकि कैसा है अनकंट्रोल्ड, अंतिम स्नान होगा सर। अब अपने सिलेबस की काफी इंपॉर्टेंट यूनिट नंबर 2 हम शुरू करने जा रहे हैं। अब अगर मैं बात करता हूं तो यूनिट नंबर 1, उसमें भी मैंने आपको यही बात बताई थी कि बेटा काम डेली घर जाके आपने पढ़ना है, जिसको आपने बिल्कुल नहीं माना। अब जो है वो सेम काम मैं कितनी बार रिपीट करूंगा, 9 बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि टोटल यूनिट्स जो है वो हमारी कितनी है 9। जब भी मैं यूनिट शुरू करूंगा मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि काम बड़ा आसान सा है, आज वाला काम यहां पढ़ोगे बहुत आसान लगेगा, घर जाके पढ़ोगे और भी ज्यादा आसान हो जाएगा, लेकिन ये जो है काम ये आपने कंटिन्यूटी में रखना है, तभी आप अच्छे नंबर ला पाएंगे। अब अगला जो काम है जिसको मैं बताने जा रहा हूं वो क्या, ये सेम काम आप 10th क्लास में कर चुके हो, वहां पे भी करंट आपने पढ़ा है, ओम्स लॉ पढ़ा है, अलग अलग पैरामीटर रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, वो सारी चीजें जो है ना वो आपने पढ़ी हैं। अगली जो बात है जो हमने पढ़नी है वो क्या बेटा, कि ये वाली यूनिट पहले पढ़ रखी है, बस उसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन हम कर रहे होंगे। फिर जब टाइम आता है किसका, प्रैक्टिकल का जब टाइम आता है तो आपसे पूछा जाता है बेटा क्या पढ़ के आए हो, तो ज्यादातर बच्चों के 2 ही जवाब होते हैं, 99% बच्चों के, या तो कौन सी यूनिट होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी, या फिर एक लास्ट वाली यूनिट है जिसका नाम है सेमीकंडक्टर। सभी बच्चे इन्हीं को ही पढ़ के जाते हैं। उसका कारण है क्योंकि ये वाली यूनिट तो क्यों आ जाती है समझ में, क्योंकि 10वीं में पहले से पढ़ रखी है, और वो जब आप 8 यूनिट का बहुत बुरी तरीके से विनाश कर चुके होते हो तो तुम्हें पता चलता है ये सिलेबस की आखिरी यूनिट है, तो क्यों ना इसको पढ़ लिया जाए। वो आसान सी भी है, काफी आसान भी है, काफी स्कोरिंग भी है। तो ये दोनों यूनिट जो है वो ज्यादातर बच्चों को आती हैं, और अगर मैं बात करूं तो ये दोनों यूनिट कर लोगे तो लगभग आप पासिंग मार्क्स के पास भी पहुंच जाते हो। इस यूनिट की अगर मैं वैल्यू के बारे में बात करता हूं तो सीबीएसई बोर्ड में ये आपके लगभग 7 से लेके 8 मार्क्स के लिए पेपर में होगी, और अगर मैं कंपटीशन में बात करूं तो इस यूनिट से लगभग 3 क्वेश्चन जो हैं, लगभग 12 नंबर जो हैं ये आपको कंपटीशन में दे रही होती है। सभी लेवल का काम जो वो हम कर रहे होंगे, प्रोवाइडेड कि आपका ध्यान बोर्ड पे है। जो आज मैं बातें बताने जा रहा हूं वो आपको पहले से पता है, लेकिन क्या सारा लेक्चर वही होगा जो आपको पता है, नहीं, कुछ बातें पहली होंगी, कुछ बातें जो है वो नहीं होंगी। ध्यान से समझेंगे काम करना क्या कुछ है। वर्ड जो है सर जो हमने शुरू करना है वो वर्ड जो है वो आपके पास क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके बारे में काम जो है ना वो अब हमने शुरू करना है। चीजें क्या कुछ है उन पे गौर कर रहे होंगे। सारे बच्चे ध्यान से समझें कि काम जो है सर वो मेरे पास क्या कुछ है, बहुत बेसिक सा काम मैं करवा रहा हूं। करते हैं कि चीजें जो है सर वो हमने शुरुआत में जो पढ़नी है वो क्या है, करंट वर्ड हमारे पास है, और ये जो है वो हम सब जानते हैं कि करंट जो है सर उसको लिखा जाता है, और करंट को लिखा जाता है लेटर आई से। करंट इज डिनोटेड बाय लेटर आई। करंट को किस लेटर से लिखा जाता है, आई लेटर से हम इसको लिख रहे होते हैं, इतना तो पता है। अब आगे की बातों के लिए रुक जाएंगे, पेन रोक लेंगे और काम पे ध्यान देंगे जो करवाया जा रहा है, कि चीजें जो है सर वो हमारे पास क्या कुछ है। करंट के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसमें हम पढ़ते हैं इट इज कंट्रोल्ड कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस एंड कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ चार्जेस। सुनेंगे ध्यान से, आवाज ना करें। It is continuous and controlled flow of charges in a particular direction per unit time। ये चीज जो है ना बेटा वो आपने करनी है, सुनेंगे ध्यान से। It is controlled and continuous flow of charges in a particular direction per unit time। ये काम जो है ना सर वो हमने करना है। क्या लिख दिया है सर, इन बातों पे आप ध्यान दे रहे होंगे, ठीक है। हमें क्या पता है, जो हमने यूनिट नंबर 1 पढ़ी थी वो पढ़ी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उस पे पूरी पे चार्ज किस पे था, रेस्ट पे था। चार्ज किस में था, रेस्ट में। लेकिन अब चार्ज जो है वो क्या कर रहा है, फ्लो करना स्टार्ट कर रहा है। चार्ज किस में आ गया है, मोशन में आ गया। मोशन में आया कैसे, वो सारी चीजों को हम जानेंगे। अभी के लिए जो वर्ड पहले लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, करंट। इस करंट के बारे में आपने पढ़ना है। करंट को लिखा जाता है किस लेटर से, लिखा जाता है आई से। अब यहाँ पे ना 3 बातें जो है सर वो हम बड़ी डिस्कस कर रहे हैं, जिनमें आपने क्या ध्यान देना है। एक वर्ड जो है सर वो हमारे पास है कंटिन्यूअस, दूसरा जो वर्ड है सर वो हमारे पास क्या है, कंट्रोल्ड, और तीसरा जो वर्ड है सर वो हमारे पास क्या है, पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये 3 शब्द जो है ना सर वो हमारे पास है, कि कंटिन्यूअस फ्लो है, कंट्रोल्ड फ्लो है, और कैसी डायरेक्शन का फ्लो है, पर्टिकुलर डायरेक्शन। इन तीनों बातों को आपने समझना है कि चार्ज फ्लो कर रहा है। सर हम चार्ज के बारे में कम जानते हैं, हम सारे काम को पानी से कनेक्ट करके पढ़े, जैसे कि पुराने टाइम में कैपेसिटर भी आपने वहीं से कनेक्ट करके पढ़ा था। कि चीजें जो है सर वो हमने क्या करनी है, पहला जो शब्द है वो हमारे पास क्या है, कंटिन्यूअस फ्लो, दूसरा कैसा है, कंट्रोल्ड, और तीसरी जो बात है सर वो क्या है, पर्टिकुलर डायरेक्शन। आपने जो है वो क्या करना है कि अभी अगर हम बात कर रहे हैं
यहाँ पे इस क्लासरूम में अगर हम किसी भी डिवाइस के बारे में बात करें, स्मार्ट पैनल चल रहा है, वहाँ लैपटॉप चल रहा है, एसी चल रहा है, ट्यूबलाइट्स हैं, फैन है, कैमरा है। अभी हो क्या रहा है, जो फ्लो है वो कैसा है चार्ज का, कंटिन्यूस। लगातार लाइट 5 से 6 की क्लास के बीच में अवेलेबल है, तो मेरे सारे डिवाइस जो हैं वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अगर कभी लाइट आ रही है, कभी लाइट जा रही है, क्या मतलब है, कभी चार्ज फ्लो कर रहा है, कभी चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, तो उसमें क्या ये कैमरा काम कर पाता, नहीं। पैनल शुरू होता इतने में फिर लाइट चली जाती, तो क्या मैं आपको पढ़ा पाता, नहीं पढ़ा पाता। इसी तरीके से एसी चल रहा है, हल्की सी कूलिंग उसने स्टार्ट करी, या जैसे ही उसका कंप्रेसर ऑन हुआ तुरंत लाइट चलेगी, क्या एसी अपना फंक्शन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। मतलब कि कोई भी डिवाइस जो हमने बनाया है वो प्रॉपर फंक्शन कर पाता है, कब कर पाता है, जब चार्ज का फ्लो कैसा रहता है, कंटिन्यूअस रहता है। पानी से कनेक्ट करेंगे, मुंह धोने के लिए चले गए आप, ठीक है, टैप से क्या आना चाहिए, लगातार पानी आना चाहिए। आपने मुंह पे पानी डाला, साबुन लगा ली, साबुन लगाई, पानी का फ्लो चला गया। अब पानी का फ्लो चला गया तो क्या आप उसको यूटिलाइज कर पा रहे हो, नहीं, क्योंकि उसका फ्लो कैसा नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो पहली बात जो हमने देखी, हमने क्या देखना है यहाँ पे, कि जब हम करंट के बारे में बात करते हैं तो चार्ज का फ्लो होना चाहिए, लेकिन चार्ज का जो फ्लो है सर वो कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस। सप्लाई जो है वो कैसी रहनी चाहिए, लगातार रहनी चाहिए। समझ पाए हो आप मेरी बात को, कि जो वर्ड है कंटिन्यूअस, जो वर्ड यूज करा गया है सर, क्यों यूज करा गया, पता चल गया है कि एसी है, मान लो 1 मिनट के लिए लाइट आ रही है, इतने तो इसका फैन ही ऑन हुआ था, कंप्रेसर का नंबर आया, इतने में लाइट चलेगी, क्या ये कूलिंग कर पाएगा, नहीं। फिर 1 मिनट बाद फिर आ गई, फिर आई, फिर चलेगी, फिर आई, फिर चलेगी, तो क्या कोई भी डिवाइस प्रॉपर काम कर पाएगा, नहीं, क्योंकि उस टाइम पे फ्लो कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। हमें फ्लो जो चाहिए वो कैसा चाहिए, कंटिन्यूअस फ्लो चाहिए। तो कंटिन्यूअस वर्ड क्लियर है कि चार्ज का फ्लो होता है सर, और चार्ज का फ्लो लगातार कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। ओके, रिपोर्ट है। अगला जो काम है सर वो क्या है, कंट्रोल्ड फ्लो होना चाहिए। कैसा फ्लो होना चाहिए, कंट्रोल्ड फ्लो। क्या मतलब है सर बात का, कि आपने कई बार सुना है कि 2 फेज की लाइट आ गई थी, या लाइट एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो ये सारे डिवाइस आपस में क्या हो जाते हैं, मतलब कि यहाँ के नहीं, कहीं और के जो डिवाइस हैं वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि सर उनकी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से ज्यादा लिमिट में अगर लाइट या चार्ज का फ्लो होगा तो क्या होगा, वो डिवाइस प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, इसी बात को अगर हम कनेक्ट करना चाहें कि ये फैन ही तो चलाना था या एसी तो चलाना था, जो लाइट गिरती है, हालांकि लाइट गिरती नहीं है, लाइट कहां जाती है, ऊपर की तरफ, बिजली जो कड़कती है, उससे क्यों नहीं चला लिया सर, क्योंकि वो कैसा है, अनकंट्रोल्ड फ्लो है। कैसा फ्लो है, अनकंट्रोल्ड। नहाना है सर, बाढ़ के पानी में नहा लेंगे, क्योंकि कैसा है, अनकंट्रोल्ड है, अंतिम स्नान होगा सर। ठीक है, क्योंकि जब भी बाढ़ आएगी तो वो कैसी है, अनकंट्रोल्ड है। अनकंट्रोल्ड है तो सर उसमें नहाने के लिए अगर हम कूद गए, ठीक है, तो हो नहीं पाएगी ना चीजें। तो वो क्या वर्ड है कि जो फ्लो है सर वो कैसा होना चाहिए, कंट्रोल्ड होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। ओके है सर, यहां तक की बात है। तो दो बातें क्लियर हैं कि चार्ज का फ्लो है, और चार्ज का फ्लो सर कैसा है, कंटिन्यूअस है, प्लस में कैसा है, कंट्रोल्ड वे में। बात नंबर 3 जो कही गई है सर वो क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर डायरेक्शन। पर्टिकुलर डायरेक्शन का क्या मतलब है सर, चीजों को ध्यान से समझेंगे। मान लो वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो है, मान लो मैंने ये 4 मान लिया, हालांकि बहुत सारे होते हैं, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऐसे, ये वाला इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऐसे, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, ऐसे जा रहा है। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या कर रहे हैं, मोशन में है। क्या ये मोशन जो है, इस वाले मोशन को हम क्या नाम देते हैं, रैंडम मोशन नाम देते हैं बेटा। क्या कहते हैं, रैंडम मोशन नाम दिया गया। चार्ज मोशन में है, लेकिन क्या करंट बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि नेट इफेक्ट जो है सर, एवरेज जो इफेक्ट है यहाँ पे, एवरेज इफेक्ट जो आएगा वो कितना आएगा, 0 के बराबर आएगा। कि एवरेज जो इफेक्ट है सर वो किसके बराबर है, एवरेज जो इफेक्ट है सर वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। क्योंकि किसी ने इस तरफ मोशन लिया, उसने उस तरफ, तो नेट कितना हो गया, 0। कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, तो इनका भी इफेक्ट कितना हो गया, 0। समझ आइए ये बात आपको। आपने जो करना है सर वो क्या करना है कि ये जो मोशन है सर ये हमारा रैंडम मोशन है, और क्योंकि ये रैंडम मोशन है तो सर यहाँ पे एवरेज इफेक्ट जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। समझ आइए ये बात आपको, कि अगर पार्टिकल किसी मोशन में तो है, लेकिन मोशन कैसा है, रैंडम मोशन है। रैंडम मोशन है तो सर एवरेज इफेक्ट जो है वो किसके बराबर चला जाएगा, 0। अब इस क्लासरूम में जो बच्चे बैठे हैं, मान लो उनको मैं मान लेता हूं कि वो इलेक्ट्रॉन्स की तरह हैं, कोई उस कोने में देख रहा है, कोई इस कोने में, कोई इस तरफ, कोई इस तरफ, कोई इस तरफ, कोई उस तरफ, क्या पढ़ाई हो पाएगी, नहीं। नेट इफेक्ट कितना हो जाएगा, 0। अब तुम सब का फेस कहाँ है, बोर्ड की तरफ है, सबकी डायरेक्शन क्या है, एक ही है, डायरेक्शन एक ही है, तो सर पढ़ाई हो रही है। इसी तरीके से जब चार्जेस जो हैं, चार्जेस भी कहाँ मूव करेंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे। चार्जेस जो हैं सर वो मूव कर रहे हैं, और चार्जेस कहाँ मूव कर रहे हैं, सभी का ध्यान एक ही तरफ है, सभी का मोशन जो है वो क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, तो सारे के सारे जो है वो क्या करेंगे, फ्लो कर रहे होंगे। समझ आ गई ये बात, कि जीटी रोड पे अगर सिस्टम जो है वो क्या कर दिया जाए, कि सारे जिसका जहां मन कर रहा है वो वहां घूम जाओ, कुछ होगा, विनाशी होगा सर, और तो कुछ नहीं होगा। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को,
अब पेन कर क्या रखा है, वही तो कर रखा है, इस तरफ आने वालों की पर्टिकुलर डायरेक्शन एक तरफ कर रखी है, इस तरफ जाने के वाले की पर्टिकुलर डायरेक्शन एक है। कहीं पे अगर कोई इस तरफ से जा रहा है तो वहां पे क्या बना दिया, फ्लाईओवर बना दिया, ताकि वो सीधे चले जाएं, और वो नहीं तो सारे जिसका जहां मन कर रहा है वो वहीं मुड़ना शुरू कर दे जीटी रोड पे, खेल खराब हो जाएगा। इसी वर्ड जैसे वर्ड जो है सर वो क्या है, पर्टिकुलर डायरेक्शन। 3 वर्ड यूज करे हैं सर, शायद आपने 10वीं में ना पढ़े हों, इस वजह से यहाँ पे समझाए गए हैं, एडवांस वर्जन कर रहे होंगे उसका। तो वर्ड जो है सर वो क्या करना है, चार्ज का फ्लो तो शुरू हो गया, अब तक जो 50 दिन में काम करा उसमें चार्ज रुका हुआ था, चार्ज किस पे था, रेस्ट पे, नाम क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब चार्ज क्या कर रहा है, मूव। क्या पागलों की तरह भागना शुरू कर दिया, नहीं, कंट्रोल्ड फ्लो है, आराम से तो नहीं कहेंगे, कंट्रोल्ड फ्लो है। अगली जो बात है सर, वो फ्लो जो है वो कैसा है, कंटिन्यूअस है, लगातार लाइट आ रही है, लगातार करंट जो है वो बन रहा है, और सभी चार्जेस का मोशन जो है वो कहाँ है, एक ही तरफ है। क्या मतलब है सर बात का, मान लो मैं स्विच को बंद कर दूं तो क्या इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते, मूव करते हैं, लेकिन मोशन जो है सर वो कैसा है, रैंडम मोशन है। जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे सबका मोशन क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का, तो सारे डिवाइस जो है वो क्या करने लग जाते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं। समझ आ गई, ये जो सिचुएशन है ये किसकी मान सकते हो, स्विच ऑफ की, और ये किसकी है, स्विच ऑन की। जब स्विच ऑफ है तो क्या कोई भी डिवाइस काम करेगा, नहीं करेगा, इसका मतलब एवरेज इफेक्ट कितना आ रहा है, 0। क्या आपकी वायर के इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं, रैंडम मोशन में है। जैसे ही स्विच को ऑन करोगे तो क्या आ जाएंगे, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में आएंगे तो क्या बनाएंगे, करंट बनाएंगे। लॉजिकल है यहां तक की बात, करंट की डेफिनेशन उतारो फिर आगे बढ़ेंगे। अभी तक तो आपने शायद 10वीं में जो पढ़ा है कि चार्ज पर यूनिट टाइम क्या बन जाता है, करंट बन जाता है। आज क्या पढ़ लिया, कंटिन्यूअस, कंट्रोल्ड और पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये बातें जो हैं सर वो हमें पता चली, इन बातों को अब हम आगे बढ़ाएंगे और चीजें जो हैं वो आगे कर रहे होंगे, सुनेंगे ध्यान से। काम आप लोगों ने करना क्या कुछ है, गौर कर रहे होंगे सारे बच्चे। ये चीजें आपने करनी है कि सर 3 बातें जो है वो हमें पता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है बेटा वो क्या, कि आज वाला काम जब यहां पढ़ोगे बहुत आसान है, घर जाके करोगे और भी ज्यादा आसान हो जाएगा, बट आपको ये काम लगातार करना पड़ेगा। आज अगर मैं बात करूं तो लगभग जो भी क्लास होगी, जो भी उसमें टॉपिक हो रहे होंगे, उनको आपने घर जाके जरूर से जरूर देख लेना है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप राजा हो, नहीं कर पाए तो पता चलेगा तुम्हें। डन है ये प्रोग्राम यहां तक का, ठीक है। यहाँ पे जो काम है ये क्या हो गया, पर्टिकुलर डायरेक्शन का काम हो गया सर, कि चार्जेस जब पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं, चार्जेस जब पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वो क्या बनाते हैं, करंट बनाते हैं। चार्जेस मोशन में तो हमेशा होते हैं, लेकिन कभी मोशन रैंडम मोशन होगा, कभी मोशन कैसा होगा, पर्टिकुलर डायरेक्शन का। जब पर्टिकुलर डायरेक्शन का काम होगा तब काम चलेगा आपका। समझ आई है ये बातें आपको, कर लेंगे इस काम को फिर आगे चलेंगे बेटा, निपटाई शाबाश। अब यहां पे हमने क्या पढ़ा है, चार्ज अपॉन टाइम जो है ना वो आपने करना है। करंट का फॉर्मूला लिखने चलेंगे सर। तो करंट का फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है कि करंट का जो फॉर्मूला है सर वो किसके बराबर होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है। इसका और भी अच्छे से वर्जन जो है वो हम देख रहे होंगे। अभी के लिए हमें क्या पता है, हमने पढ़ा कि चार्ज अपॉन टाइम जो है सर वो क्या बन जाता है, करंट बन जाता है। इसके बारे में अगर मैं बात करना चाहूं तो करंट, करंट का फॉर्मूला है Q डिवाइडेड बाई टी। अगली जो बातें हैं सर वो क्या होंगी, इसकी मैं SI यूनिट लिखना चाहता हूं कि इसकी SI यूनिट जो है सर वो क्या हो जाएगी, चार्ज। चार्ज के बारे में बात करूं तो बेटा चार्ज किस में होता है, कूलम में। टाइम के बारे में बात करूं तो टाइम किस में होता है, सेकंड में। इसकी SI यूनिट बतानी है सर। तो करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज जो है सर वो किस में है, कूलम में। टाइम किस में है, सेकंड में, कूलम पर सेकंड। और इस कूलम पर सेकंड को सर हम क्या कह देते हैं, एम्पियर कह देते हैं। कूलम पर सेकंड है, और कूलम पर सेकंड को अगर मैं लिखना चाहूं तो कूलम पर सेकंड क्या कहलाता है, एम्पियर कहलाता है। ये तो कौन सी यूनिट आ गई, SI यूनिट। ऐसे ही अगर मैं बात करना चाहूंगा किसके बारे में, CGS यूनिट के। तो CGS यूनिट अगर मुझे बतानी है तो कूलम की जगह स्टेट कूलम हो जाता है, तो एम्पियर की जगह क्या हो जाएगा, स्टेट एम्पियर हो जाएगा। कि SI यूनिट अगर बतानी है तो SI यूनिट जो है सर वो हमारे पास क्या बन जाएगी, स्टेट एम्पियर बन जाएगी। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है। समझ आई है ये बात, कि आपको करंट का फॉर्मूला पता था, चार्ज अपॉन टाइम, कूलम पर सेकंड, एम्पियर, ये सारी बातें पता है। अगला जो काम है सर, डायमेंशनल फॉर्मूला बताते हैं। ये अपने आप में फंडामेंटल होती है, और फंडामेंटल यूनिट अगर है तो सर ये क्या बन गया, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो क्या बन गया, एम्पियर बन गया। क्या बन गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, एम्पियर। अगली जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर वो हमारे पास क्या है, कि करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ये जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस करना पड़ेगा हमने, कि
करंट जो है सर, करंट कैसी क्वांटिटी है? करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या मतलब है सर, इस बारे में समझाओ आप। कि हमें क्या पता है कि करंट के पास तो डायरेक्शन है कि वो पॉजिटिव से कहां जाता है, नेगेटिव के। ठीक है, डायरेक्शन अगर है तो सर, डायरेक्शन अगर है तो क्या है, वेक्टर होना चाहिए। लेकिन आप यहां पे क्या लिख रहे हो, स्केलर लिख रहे हो। कोई बच्चा बताएगा कि ऐसा क्यों? एल्जेब्रिक मेथड से जोड़ा जाता है। जिन बच्चों ने 11th में चीजें पढ़ी हैं वो जानते हैं। काम जो है सर वो क्या करना है, सुने ध्यान से। कि वर्ड जो है सर वो मेरे पास क्या है, वहां पे समझाया भी था और कहा था कि जब 12th में जाओगे तो पूछूंगा ये सवाल। एक बच्चे ने जवाब दिया है, बाकी सारे जो हैं वो मेरे से ही पूछना चाह रहे थे कि भाई क्या होगा। हमें क्वांटिटीज पता है कि दो तरीके की क्वांटिटीज हैं। एक जो क्वांटिटी है सर उसका नाम स्केलर होता है, दूसरे वाली क्वांटिटी का नाम वेक्टर। 9वीं क्लास में जो पढ़ा था, 9वीं क्लास में क्या पढ़ा था, क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली आर नोन एज स्केलर। क्वांटिटीज विच आर हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, उनको क्या कहा जाता है, वेक्टर। लेकिन ये जो काम है सर ये हमेशा एप्लीकेबल नहीं है। ये जो काम है सर ये 99% केसेस में वैलिडेट होता है। ठीक है, ज्यादातर जगह आप इस रूल को अप्लाई करते हैं, आपका काम बन जाता है। वो क्वांटिटी जिन पे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है उनको क्या कहा जाता है, वेक्टर। जिन पे सिर्फ मैग्नीट्यूड है उनको क्या कहा जाता है, स्केलर। लेकिन करंट के केस में, करंट के केस में क्या बेटा, मैग्नीट्यूड भी और क्या है, डायरेक्शन पता है ना करंट की, पॉजिटिव से कहां ली जाती है, नेगेटिव की तरफ। डायरेक्शन है तो कैसा होना चाहिए, वेक्टर। लेकिन कहा क्या गया, स्केलर कहा गया। तो उसके पीछे का कारण क्या है कि सर जिन क्वांटिटीज में, आपने एक वर्ड पढ़ा था ना, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सबने पढ़ रखा है तो, क्योंकि ये 3 नंबर में हर बार पेपर में आए। जिनको उस मेथड से जोड़ा जाता है, उस मेथड को बोला जाता है ज्योमेट्रिकल मेथड। क्या बोला जाता है? ये बात 99% वैलिडेट करती है सर कि जिन पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है उनको क्या कहा जाता है, वेक्टर कहा जाता है। लेकिन अगर 100% श्योरिटी पे चलना है तो 11th का कंसेप्ट, 11th का कंसेप्ट क्या था, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर को जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, ट्राइंगल लॉ का। तो अगर मैं बात करता हूं तो जो क्वांटिटीज ज्योमेट्रिकल मेथड से जोड़ी जाती हैं उनको क्या कहा जाता है, वेक्टर। और जिनको हम सिंपली जोड़ देते हैं, जिनको हम कैसे एल्जेब्रिक मेथड से जोड़ते हैं, सिंपली जोड़ दिया जाता है बिना एंगल का इस्तेमाल करे, उन क्वांटिटीज को क्या कहा जाता है, स्केलर कहा जाता है। उन क्वांटिटीज को क्या कहा जाता है, स्केलर। बात पे चलेंगे, क्योंकि आपने ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या जाना था, क्या जाना था कि सर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस क्या 2ab cos थीटा। बेटा यहाँ पे जो वर्ड यूज हो रहा है वो क्या यूज हो रहा है, थीटा यूज हो रहा है। क्या वर्ड यूज हो रहा है, थीटा। थीटा का मतलब क्या है, एंगल। एंगल बनाने में इस्तेमाल किसका, ज्योमेट्री का। इसलिए इन मेथड्स को क्या कहा जाता है, ज्योमेट्रिकल मेथड। जिनको ज्योमेट्रिकल मेथड से जोड़ेंगे वो कैसे, वेक्टर। और जिनको सिंपली जोड़ देंगे बिना एंगल के उसको क्या कहा जाता है, स्केलर कहा जाता है। तो करंट को जोड़ा जाता है, करंट को किससे जोड़ा जाता है, एल्जेब्रिक मेथड से। इस वजह से करंट कैसा है, स्केलर है। मतलब कि अगर मैं यहां पे बात करूं तो हमारे पास मान लो एक फोर्स है, एक फोर्स कितने का, 4 न्यूटन का। यहां पे भी फोर्स जो है सर वो कितने का, 3 न्यूटन का। तो आंसर कितना आ गया, 7। एक फोर्स कितने का, 4 का। एक फोर्स कितने का, 3 का। तो अब जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1 न्यूटन आएगा। एक फोर्स कितने का, 4 का। एक फोर्स कितने का, 3 का। अब जो आंसर आएगा सर वो आंसर आएगा 5 न्यूटन। अब आंसर कितना आएगा, 5 न्यूटन। कि सर कभी आंसर कितना है, 4, कभी आंसर कितना 1, कभी आंसर कितना 5। डिपेंड किस पे कर रहे हैं। यहाँ पे थीटा कितना था, 0। एंगल 0 था, जोड़ दिए। एंगल कैसा था, 180 डिग्री। तो क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए। एंगल कितना था, 90 डिग्री। तो पाइथागोरस लगा दिए। एंगल के बदलने से रिजल्ट बदल जाता है। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। एंगल के बदलने से रिजल्ट ना बदले, कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। समझ आ गई बात। तो सर ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो बचपन की चीजें हैं, 9th क्लास की बात थी। अप्लाई होती हैं, हर जगह अप्लाई नहीं होती है। कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे ये बात क्या कर जाती है, फेल कर जाती है। जैसे किसके केस में, करंट के केस में। करंट के पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी और क्या भी है। तो 9वीं क्लास के अनुसार ये कैसा होना चाहिए, वेक्टर। लेकिन बीच में कौन सी क्लास और आ गई, 11वीं, जिसने क्या बताया, ये रूल लग रहा है तो वेक्टर है, ये नहीं लग रहा है तो कैसा है, स्केलर। और करंट पे ये रूल अप्लाई नहीं होता है, इस वजह से वो कैसा है, स्केलर है। समझ आ गई बात। तो ये वर्ड जो है वो आपने यूज कर लिया, आपने जो समझा, एम्पियर, स्टेट एम्पियर, डायमेंशनल फॉर्मूला, ये बेसिक सी चीजें हैं। करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। ब्रैकेट में लिखना शुरू कर लो, ब्रैकेट में लिखना क्या शुरू करेंगे, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज सिंपल एल्जेब्रिक मेथड। अच्छा ये वाली बात उतार लो पहले एक बार कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और ये सारी बातें जो है उतारें, उसके बाद लिखना शुरू करें। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, फिर इस पे हम चल रहे होंगे। और ये काम करते ही फिर हम अपना लेवल जो है वो एडवांस कर देंगे। अब तक हम 10वीं क्लास वाली काम कर रहे हैं,
इसके तुरंत बाद जो है वो काम अपना थोड़ा सा बढ़ा देंगे भाई, ठीक है, डन है ये बात। तो स्केलर क्वांटिटी तक लिख चुके हो कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी एम्पियर स्टेट एम्पियर ए। फिर क्या काम है कि स्केलर क्वांटिटी क्या लिखेंगे स्केलर क्वांटिटी के आगे, इट इज बिकॉज सिंपल एल्जेब्रिक मेथड, ऐसा क्यों है, इट इज बिकॉज सिंपल एल्जेब्रिक मेथड्स, बिकॉज सिंपल algebraic methods are used, simple algebraic methods are used for addition of current। करंट को जोड़ने के लिए सिंपल एल्जेब्रिक मेथड्स का इस्तेमाल होता है, बिकॉज सिंपल एल्जेब्रिक मेथड्स, सिंपल रूल्स जो है उनका इस्तेमाल करते हैं। सिंपल एल्जेब्रिक मेथड्स आर यूज्ड फॉर एडिशन ऑफ करंट, करंट को जोड़ने के लिए सिंपल रूल्स का इस्तेमाल है, एल्जेब्रिक रूल्स का, ना कि किसका, ज्योमेट्रिकल का। ज्योमेट्रिकल वाले का होता तो क्या करते, वेक्टर, यहाँ पे तो कौन सा है, एल्जेब्रिक, तो ये क्या नाम पड़ गया इसका, स्केलर नाम पड़ गया। डन है ये बात। तो अब जो काम है सर वो हमने क्या करना है, अब चीजें समझनी है, गौर करेंगे कि करंट का फॉर्मूला जो है सर वो क्या होता है, करंट का फॉर्मूला है Q डिवाइडेड बाई टी, इतनी बात तो जानते हैं। Q का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, Q इज इक्वल टू NE, बहुत बढ़िया। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आपने जाना है कि सर Q जो है उसको अगर मैं लिखना चाहूं तो Q को मैं क्या लिख सकता हूं, NE और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, T हमारे पास, जानते हो आप इस बात को। तो कि करंट का फॉर्मूला है, करंट का फॉर्मूला क्या है, चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम। चार्ज को क्या लिखता हूं मैं, NE, डिवाइडेड बाई क्या लिख दिया मैंने, T लिख दिया, सही है। एक दूसरा फॉर्मूला ये बन गया, एक फॉर्मूला तो क्या है Q बाई टी, दूसरा फॉर्मूला क्या है NE बाई टी। अगली जो बात है बाद में उतारेंगे, समझे पहले ध्यान से, NE लिख लिया, इसको इनटू में 1 बाई टी लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है तुम्हें, NE इंटू 1 डिवाइडेड बाई टी, तो NE इंटू 1 करा तो कितना हो गया NE, और 1 बाई टी फ्रीक्वेंसी होती है, ये लड़का इंटेलिजेंट है। 1 बाई टाइम को हम फ्रीक्वेंसी क्या देते हैं, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NE और इंटू में कितना न्यू, क्यों 1 बाई टाइम जो है, 1 बाई टाइम को बार बार आपने क्या पढ़ा है, फ्रीक्वेंसी, तो ये वर्ड जो है वो न्यू बन गया, और इस न्यू को हम क्या कहते हैं, न्यू को हम नाम देते हैं फ्रीक्वेंसी, नाम देते हैं। न्यू जो है सर वो हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी। ये जो फॉर्मूला है सर ये क्या बन गया, फॉर्मूला नंबर 3, कोई बात ही नहीं है। वो सवाल में फ्रीक्वेंसी देगा तो तुम उड़ा दोगे सवाल को, क्योंकि 1 बाई टाइम जो है सर वो क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी। वो n इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में बात करेगा तो आप वहां से भी सवाल कर सकते हैं। अब एक काम जो है सर वो क्या कहता है, सुने ध्यान से, वो चीजें कुछ किस तरीके से कनेक्ट करवाता है, गौर करें कि वो किसी भी एटम के लिए बात करता है कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, ध्यान से समझेंगे ये बात, ट्रेंड में है सवाल ये आजकल, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ इन हाइड्रोजन एटम। मान लो उसने वर्ड जो है वो क्या कह दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में है, और इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और किसके अंदर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ इन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किस में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में। ये बात आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखी है, फिजिक्स में भी हम इसको डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। इस तरीके से ये जो ये क्या है, सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन जो है सर वो क्या कर रहा है, मूव। मान लो कितने रेडियस में मूव कर रहा है, r, और उससे जो वो मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी किसके बराबर है, v के बराबर है। इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से, v से। मैं क्वेश्चन करवाऊंगा कल इसका, वेलोसिटी कितनी दे रखी है v, रेडियस कितनी दे रखी है r, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो अब इससे रिलेटेड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज, चार्ज क्या कर रहा है, मूव, तो क्या बनाएगा, करंट। हालांकि चाहे छोटा हो चाहे ज्यादा हो करंट बनेगा, सिंपल सी बात है। चार्ज मोशन में आ गया तो क्या बनेगा, करंट। कितना करंट बनेगा सर वो जानना चाहते हैं। तो करंट का फॉर्मूला क्या है, Q बाई टी, Q को क्या लिखा था, NE, हाइड्रोजन नाम है, मान लो मैं हाइड्रोजन के लिए करवा रहा हूं, तो हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन 1, हीलियम होता तो कितने 2, लिथियम होता तो कितने 3, ठीक है। मैं हाइड्रोजन ना लिख के किस में लिख देता हूं, इन एटम लिख देता हूं, किस में लिख देता हूं, इन एटम। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या पता होगी। मैंने हाइड्रोजन लिया तो n कितना होता, 1, लिथियम होता तो कितना लेता मैं, 3, तो n की जगह तो मैंने क्या लिखा n, e की जगह मैंने क्या लिखा e। अब मुझे टाइम तो नहीं दे रखा सर, मुझे क्या दिखा रखी है, रेडियस दिखा रखी है, और क्या दिखा रखी है, वेलोसिटी। रेडियस और वेलोसिटी पता है, क्या चाहिए, टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, ठीक है। जो ये टाइम लिखा है इस टाइम को क्या लिख सकते हैं सर, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड में लिख सकता हूं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, ऐसे करके मैंने लिख दिया। तो NE जो है सर उसको मैंने क्या लिखा रहने दिया, NE। डिस्टेंस, डिस्टेंस जो है सर वो कितना है, सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस कितना है, 2 पाई r, और स्पीड जो है सर वो किसके बराबर है, v के बराबर है। तो NE जो है वो तो NE था ही, टाइम, टाइम जो है सर उसको क्या लिखा मैंने, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। डिस्टेंस जो है सर वो किसके बराबर है,
डिस्टेंस बराबर है 2 पाई आर डिवाइडेड बाई स्पीड, स्पीड किसके बराबर है वी, वी ऊपर चला जाएगा, वी ऊपर जाएगा तो सर क्या बन जाएगा एन ई वी डिवाइडेड बाई कितना 2 पाई आर। ओके सर इतनी बात तो ठीक है। ये फॉर्मूला जो है वो किसके लिए चला जाएगा, ये हमने स्पेशली डिजाइन कर दिया किसके लिए, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा कहां पे, सर्कुलर पाथ में एक एटम के अंदर, वो तो मूव करता ही है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भागा, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या चार्ज, भागने का मतलब क्या मोशन, तो चार्ज मोशन में आया और चार्ज मोशन में आया तो क्या बनाता है करंट, तो करंट क्या होगा एन ई डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम को क्या लिखा डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, डिस्टेंस क्या है 2 पाई आर, स्पीड कितनी है v, v ऊपर फेंक दिया तो एन ई वी डिवाइडेड बाई कितना 2 पाई आर। अलग अलग फॉर्मूले हैं, ये तो बेसिक सा था। यहां से फिर कहां गए एन ई वाले में गए, टाइम पीरियड से कहां चले गए फ्रीक्वेंसी में, और वहां से फिर एटम में घुस गए और 4 फॉर्मूले बना दिए 1 2 3, और ये वाला कौन सा हो जाएगा फॉर्मूला नंबर 4। उतार लो इस काम को फिर आगे चलेंगे, करें जल्दी शाबाश, निपटाते हुए चलें। कोई दिक्कत आ रही है तो उसको पूछेंगे बेटा। इतना काम सर जान लिया, लेकिन सर अब तो हम बड़े हो चुके हैं, अब तो हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में डील करते हैं। यहां तो कहीं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं है, कहां यूज करते हैं एक बार उसको थोड़ा सा समझा के उसके बाद उसके बारे में बात करेंगे कि सर हमारे पास जो है ना 2 तरीके का चार्ज है। किस तरीके से, एक बार चार्ज दे रखा है बेटा कितना 5 माइक्रो कूलम, ध्यान से समझेंगे। एक बार चार्ज कितना दे रखा है 5 माइक्रो कूलम दे रखा है, ये वैल्यू जो है ना वो चार्ज की दे रखी है। एक बार जो चार्ज है सर वो क्या दे रखा है, एक बार चार्ज दे रखा है 5t स्क्वायर माइनस का कितना 3t और प्लस का कितना है 7। कोई बच्चा बताएगा सर दोनों में क्या अंतर है, ये तो हमेशा कितना ही रहेगा 5, ये किसका फंक्शन है टाइम का, टाइम बदलेगा तो ये चार्ज क्या कर जाएगा बदल जाएगा। तो ये वाला चार्ज जो है सर ये कैसे टाइप का है, ये कांस्टेंट टाइप का चार्ज है। ये कैसा है सर कांस्टेंट है। इस तरीके से काम हमारे पास है। इस वाले चार्ज के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो सर ये वाला चार्ज कैसा है वेरिएबल टाइप का चार्ज है। ये जो चार्ज है सर ये कैसा है वेरिएबल। इस तरीके से काम पता है सर कि ये वाला चार्ज जब मैंने देखा तो ये वाला चार्ज कैसा है कांस्टेंट, वो वाला चार्ज जो है सर वो कैसा है वेरिएबल। समझ आती है कैसे है बेटा, इसमें टाइम बदला, टाइम के बदलने से क्या हो जाएगा चार्ज बदल जाएगा, बदल गया तो कैसा वेरिएबल। और ये जो है सर ये क्या है, ये तो हमेशा कितना ही रहना है 5, तो ये कैसा है कांस्टेंट। जब भी डाटा हमारा कांस्टेंट होता है तो उस टाइम पे जो काम करते हैं कि करंट बताना है, करंट का फॉर्मूला किसके बराबर है Q डिवाइडेड बाई टी। तो ये फॉर्मूला तो किसका है करंट का। सिंपल लगेगा कब, जब चीजें कैसी होती हैं कांस्टेंट, और जब चीजें वेरिएबल हो तो सर हम सहारा लेते हैं किसका इंटीग्रेशन या फिर किसका डिफरेंशिएशन का। तो आई जो है सर वो अब किसके बराबर हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी। सर वहां क्यों नहीं लगाया डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि वहां पे चीजें कांस्टेंट हैं, वेरिएबल चीजें आती हैं तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन का। ठीक है, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। और ये वाला जो करंट निकलेगा, ये वाला करंट जो है सर वो हमारे पास क्या है इंस्टेंटेनियस करंट है। ये करंट जो है इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो करंट है सर ये हमारे पास क्या है इंस्टेंटेनियस करंट। अब इंस्टेंटेनियस करंट क्या है सर, इंस्टेंट का मतलब होता है पल। कौन सा पल, जब तुम्हारी निगाह पड़ी किस पे एमीटर पे, एमीटर पे तुम्हारी निगाह पड़ी उस टाइम पे जो वो रीडिंग दिखा रहा है वो कौन सा करंट है इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है उस पर्टिकुलर पल की बात हो रही है। कौन से पल की बात हो रही है, जब तुमने देखा किसकी तरफ एमीटर की तरफ, क्योंकि एमीटर ही आपको दिखा रहा होगा किसको करंट को दिखा रहा होगा। ठीक है, करंट जो है उसको दिखाया जाता है एमीटर के द्वारा। चार्ज कौन दिखाता है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर दिखाता है। बहुत बढ़िया, ठीक है समझ आ गई ये बात कि ये वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे जब सर टाइम वगैरह की चीजें दिखा रखी हूँ। ये काम कर लो फिर 2 न्यूमेरिकल करते हैं, काम खत्म हो जाएगा। जल्दी करिए शाबाश, निपटाते हुए चलें। बहुत अच्छे बच्चे हैं, ऐसे बच्चे आज तक देखे ही नहीं मैंने, सच में यकीन मानो तुम, मतलब ही नहीं है कि क्या हो रहा है। अब इन क्वेश्चंस के बेसिस पे, डिफरेंशिएशन के बेसिस पे सवाल कर लेते हैं। लिखें इफ Q इज इक्वल्स टू, चार्ज जो है सर वो बराबर दे रखा है, Q बराबर दे रखा है किसके 3t क्यूब माइनस 6t स्क्वेयर प्लस 70 और माइनस 8 माइक्रोकूलम। ये वैल्यू जो है सर वो किसकी दिखा रखी है चार्ज की। चार्ज बराबर है 3t क्यूब 60 स्क्वेयर 70 माइनस का 8 माइक्रोकूलम। ठीक है, आपने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड करंट। आपने करंट बता देना है, कब बता देना है एट टाइम इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड मान लो, ऐसे करके बता देना कि 1 सेकेंड पे जब टाइम 1 सेकेंड का हो जाएगा तो बताओ
कि करंट कितना हो जाएगा। आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है सर चार्ज, और चार्ज कैसे वाला गिवन है, वेरिएबल वाला। चार्ज कौन सा गिवन है, वेरिएबल। ये जो चार्ज है सर ये वेरिएबल चार्ज है। कैसे पता चला कि ये वेरिएबल है, क्योंकि ये टाइम का फंक्शन है, इसमें बार बार क्या आ रहा है, टाइम। टाइम आएगा तो सर ये चार्ज बदल जाएगा, और ये चार्ज बदलेगा तो क्या होगा, ये वेरिएबल होगा। और वेरिएबल वाली चीजें अब रोकेंगे अपने आप को, अब उतारेंगे नहीं, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे कि सर मुझे करंट बताना है, तो करंट का फॉर्मूला जो है सर मैं क्या जानता हूं, करंट का फॉर्मूला होता है डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। करंट मैं बताना चाहता हूं, करंट क्या होगा, करंट का फॉर्मूला क्या है, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी के बराबर। तो डी बाई डी टी ऑफ क्यू, सुने ध्यान से, डी बाई डी टी ऑफ क्यू। क्यू के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो क्यू कितना है, 3t क्यूब है, 6t का स्क्वायर है, 7t है, और माइनस का कितना है 8। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने कर लिया। मानते हो आप इतने काम को, कि चीजें जो है सर वो हमने क्या करनी है, q इज इक्वल टू 3t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर 7t माइनस का 8 था। चार्ज कैसा पता चला, वेरिएबल। वेरिएबल है तो सर क्या निकालना है, करंट। कैसे निकलेगा, डिफरेंशिएशन से। उतारे नहीं समझे पहले। i इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, क्यू की जगह क्यू वाली वैल्यूज आपने रख ली। अब इनको अलग अलग अगर मैं लिखता हूं तो चीजें जो है सर वो क्या बन जाएंगी, इसके बारे में बात करूंगा तो डी बाई डी टी ऑफ, ये कितना हो जाएगा, 3t की क्यूब हो जाएगा। यहां पे बात करूंगा तो माइनस डी बाई डी टी किसका, 6t के स्क्वायर का हो जाएगा। अगली बात करूंगा तो डी बाई डी टी किसका, 7t का हो जाएगा। और फिर अगर मैं बात करता हूं तो डी बाई डी टी किसका हो जाएगा, 8 का हो जाएगा। इस तरीके से चीजें जो है सर वो हमने बना लिया। मानते हो आप इतने काम को, समझें। पहले डेरिवेटिव लेना है, पहले का अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, ये काम कर लिया आपने। अब अगली जो बातें सर पता है वो क्या, ध्यान से समझे। इसके साथ टाइम नहीं है, ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट अगर है तो सर इसका डेरिवेटिव कितना, 0। जिसमें टाइम है उनके कोफिशिएंट आगे लाओ। इसका 3 जो कोफिशिएंट है वो आगे आ जाएगा, 3 को आगे कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब मेरे पास हो जाएगा। इसमें बात करूंगा तो 6 बाहर आएगा तो क्या होगा, डी बाई डी टी किसका होगा, टी स्क्वेयर का होगा। यहां पे 7 बाहर आएगा तो क्या होगा, डी बाई डी टी किसका होगा, टी का होगा। समझते हैं हम इतने काम को, कोई दिक्कत है यहां तक के काम में नहीं। टी क्यूब का डेरिवेटिव करूंगा तो 3 पावर आगे और 1 पावर क्या हो जाएगी, कम। यहां पे बात करूंगा 6, 2 पावर कहां आ जाएगी, आगे, और 1 पावर क्या हो जाएगी, कम। और 7 की जगह 7, और टी का डेरिवेटिव करूं तो टी का डेरिवेटिव कितना है, 1 के बराबर है। टी का डेरिवेटिव कितना है, 1। इसको अगर मैं लिखता हूं तो ये वैल्यूज जो है सर वो क्या बन जाएंगी, 3 इंटू 3 करो तो 9t का स्क्वायर, ये करा तो कितना, माइनस का 12t, और प्लस का कितना 7। कोई भी बच्चा ऐसा जिसको बातें ना समझ आ रही हो उनके लिए मैं रिपीट करता हूं, यही फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि बेटा ये जो चार्ज है इसमें क्या आ रहा है, टाइम। टाइम के बदलने से चार्ज बदलेगा, चार्ज बदलेगा तो सर कैसा होगा, ये वेरिएबल होगा। वेरिएबल चीजें अगर हों तो करंट कैसे निकालेंगे, डी क्यू बाई डी टी। तो डी बाई डी टी ऑफ क्यू, टी क्यूब वाले का 6t स्क्वायर का, 7t का, और किसका 8 का। 8 तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव कितना 0। 3 बाहर, 6 बाहर, 7 बाहर। टी क्यूब का 3 पावर आगे 1 पावर कम, 2 पावर आगे 1 पावर कम। टी का डेरिवेटिव तो कितना होता है, 1। कब बताना है ये करंट, जब टाइम कितना है, 1 सेकेंड है। तो जहां पे टाइम लिखना है वहां पे क्या कर देंगे, 1। बोर्ड पे ध्यान देंगे सारे। टी की जगह 1 कर दूंगा तो 9 इंटू में ये कितना हो गया, 1 का स्क्वायर, माइनस ये 12 इंटू में 1, और टी की जगह ये 7 है, 9 और 7 कितना हो गया, 16, माइनस 12 करा तो कितना हो गया, 4। करंट किस में आता है, एम्पियर में, लेकिन ये चार्ज किस में था, माइक्रो में। तो आंसर किस में आ जाएगा, माइक्रो एम्पियर में। आंसर किस में आ जाएगा, माइक्रो एम्पियर। समझ आई है ये बातें, पढ़ के देखो, करके देखो, कोई दिक्कत आ रही है पूछ लो। एक सवाल और करेंगे, काम खत्म हो जाएगा। जल्दी उतारें, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे फिर इसी टाइप का एक सवाल और। उसने क्या कह रखा है, इसमें तो क्या कहा है, पहले करंट निकाला है, उसमें टाइम रख दिया तो क्या निकाल दिया आपने, करंट की वैल्यू जो है वो निकाल दी। अब क्वेश्चन लिखेंगे, लिखें, फाइंड द चार्ज, फाइंड द चार्ज, चार्ज फाइंड आउट करना है, फाइंड द चार्ज व्हेन करंट इन द सर्किट इज 0। जब करंट जो है सर वो किसके बराबर दिखा रखा है, 0 के बराबर। चार्ज जो है वो बताना है, कब बताना है, जब करंट कितना है, 0। और चार्ज की वैल्यू आपको दिखा रखी है 3t स्क्वायर माइनस का 6t और माइनस का 9। चार्ज बता दो सर, चार्ज तो दे ही नहीं रखा है बेटा, वैल्यू बतानी है 10, 5, 8, 7 ऐसे बतानी है। ये चार्ज बताना है, कब बताना है, जब करंट कितना हो जाए, 0। अप्रोच क्या होगी, पहले क्या निकालोगे, करंट, उसको किसके बराबर कर दोगे, 0 के बराबर। देखो क्या होता है, समझेंगे ध्यान से, बोर्ड पे ध्यान देंगे कि सर करंट चाहिए, करंट चाहिए तो सर करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का फॉर्मूला होता है डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी।
यही वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो सर? क्योंकि बेटा इसमें क्या लिखा हुआ है, टाइम। टाइम है तो ये कैसा है, वेरिएबल, और वेरिएबल अगर है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, dq/dt। बोर्ड पे ध्यान देंगे सारे बच्चे, समझे ध्यान से। तो ये क्या हो गया, d/dt ऑफ, d/dt कितना हो जाएगा 3t², माइनस का कितना है 6t, और माइनस का कितना है 9। इस तरीके से चीजें बन जाएंगी सर। करंट बताना है dq/dt, तो d/dt ऑफ q, ये वैल्यू q की है, इसको सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व कर रहे होंगे सर, इसको अलग अलग लिखेंगे इसको। तो d/dt किसका, 3t² का, माइनस d/dt किसका 6t का, और आगे बात करूंगा तो कितना, ये जो काम है d/dt ऑफ किसका 9 का। ऐसे करके काम कर लिया सर, ये तो पता ही है, बेसिक डिफरेंशिएशन है। अलग अलग 3t² का, 6t का, 9 का। बोर्ड पे ध्यान दे, उतारता नजर ना आए कोई बच्चा। 9 तो कांस्टेंट है सर, तो 9 का डेरिवेटिव तो कितना हो गया 0। इसमें 3 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव सर किसका होगा, d/dt किसका हो जाएगा t² का। यहाँ पे 6 बाहर आ जाएगा, d/dt किसका हो जाएगा t का। इस तरीके से काम कर लिया। t² का डेरिवेटिव सर कितना होता है 2t होता है, और t का डेरिवेटिव कितना 1 होता है। इस तरीके से चीजें। ये वैल्यू किसकी है, करंट की। अब करंट निकाल दिया, लेकिन करंट तो सर क्वेश्चन ने कितना दे रखा है 0। करंट बना कितना है सर, करंट बना है 6t माइनस का 6, और करंट है कितना 0। तो 6t इज इक्वल टू, माइनस का 6 है तो प्लस का 6 हो जाएगा, 6 से 6 कट गया तो टाइम कितना पता चल गया 1। इस 1 सेकंड पे आपसे जो पूछा गया वो क्या पूछा गया, चार्ज। 1 सेकंड पे आपसे क्या पूछा गया, चार्ज। कि चार्ज बता दो, चार्ज कब बताना है, जब टाइम कितना है 1। ये वैल्यू रखूंगा तो कितना हो जाएगा 3 इंटू में 1 का स्क्वायर, माइनस 6 इंटू में कितना 1, और माइनस का कितना 9। वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, ये 3, ये 15, माइनस का 12। मान लो ये किस में था, माइक्रो कूलम में था, तो ये भी आंसर किस में आ जाएगा, माइक्रो कूलम में। समझ आ गई हैं चीजें। बहुत बेसिक सा काम करा है, घर जाके ये काम आपने कर जरूर लेना है, क्योंकि आगे यूनिट समझ में आनी उसी के है जो ये पिछला काम करता हुआ चलेगा। कनेक्ट करते हुए चलना है, संडे को ये सारा काम रिपीट कर लेना है, बस इतनी सी कहानी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बहुत आसान सा काम है, उतार लेंगे इस काम को। कोई दिक्कत आ रही है उसको पूछ लेंगे बेटा।